नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत भाषा की परिभाषा व विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, यानी जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, संस्कृत का की जो भाष धातु है इसको आधार बनाकर भाषा शब्द को व्युत्पन्न किया गया है। भाष का अर्थ क्या है? व्यक्त वाणी, यानी जिस आवाज़ को, जिस ध्वनि को व्यक्त किया जाए, बोला जाए। भाषा मनन, चिंतन और विचार का साधन है, यानी हम मनन करते हैं किस पर? भाषा में। चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। जब हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार चल रहे होते हैं तो उसमें भी तो कोई भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारी मातृभाषा है, चाहे वो हमारी जिस भाषा में हम कार्य करते हैं वो साहित्यिक भाषा है, या अन्य हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़ी भाषा है। यानी हम भाषा के माध्यम से ही मनन, चिंतन और विचार करते हैं। भाषा मानव शरीर में दैवी अंश है। दैवी यानी देवताओं के द्वारा दिया गया एक अनमोल अंश है, अलग अंश है, कण है। कैसे है? क्योंकि इस संसार में सभी जो प्राणी है, जो जीव जंतु है, उनके पास आवाज़ तो है, लेकिन ऐसी भाषा नहीं है जो मानव के पास है, जो अभिव्यक्त कर सके अपने विचारों को, अपने भावों को। वो सिर्फ ध्वनियाँ हैं। जो अन्य पशु पक्षी जानवर के मुख से उत्पन्न होती है वो केवल ध्वनियाँ है, भाषा नहीं। तो इस संसार में केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा, जो कि ईश्वर की देन है, या ईश्वर का एक दैवीय अंश है मानव शरीर में। इसीलिए जो भाषा है इसका निर्माण कैसे होता है? जो मानव के द्वारा उच्चारित या उच्चरित जो ध्वनियाँ हैं, और वो ध्वनियाँ कैसी होती है? वो सार्थक होती है। देखिए, ध्वनियाँ तो जानवरों के मुंह से भी निकलती है, लेकिन मानव के मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती है वो कैसी ध्वनियाँ होती हैं? वो ध्वनियाँ सार्थक होती है, यानी अर्थ के साथ होती हैं। उसमें एक विशेष अर्थ होता है जो बोले गई बात को अभिव्यक्त करता है और सामने वाला उसे समझता है। तो यहाँ पर भाषा के माध्यम से क्या है? भावों और विचारों की अभिव्यक्ति हम किससे लेते हैं, किससे करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। तो हमारे चाहे विचार हैं या भाव हैं, उनको हम भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, और जो सामने वाला या सुनने वाला है वो उसको समझ सकता है, उसको जान सकता है, पहचान सकता है। किसके माध्यम से पहचानता है? वो भी भावों के, जो हमारी भाषा है उसके माध्यम से ही उन भावों को वो जान सकता है। आइए अब इस बात को परिभाषा के माध्यम से थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, परिभाषाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले है पतंजलि की परिभाषा है। ये क्या कहते हैं कि जो वाणी में वर्णों के माध्यम से व्यक्त होते हैं वे ही व्यक्त वाक है। व्यक्त वाक यानी भाषा है। व्यक्त यानी बोली गई बात है या बोली गई वाणी है, वो क्या है? भाषा है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि जो वाणी में वर्णों का हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा के लिए। सभी प्रकार की भाषाओं के अलग अलग वर्ण होते हैं। अगर हिंदी बोल रहे हैं तो उसके अलग वर्ण है, संस्कृत है, उसी प्रकार पंजाबी के जो वर्ण हैं वो अलग हैं, अंग्रेज़ी के अलग हैं। यानी जो वाणी में वर्णों के माध्यम से व्यक्त होते हैं वे ही व्यक्त वाक हैं, वही भाषा है। इसके बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की अगर बात करें कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। विचार विनिमय क्या है? विचारों का आदान प्रदान करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। सामाजिक रूप से, समष्टि यानी समाज, सामाजिक रूप से उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। यहाँ क्या है? ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह के द्वारा जब मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो हम समाज में उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? बाबूराम सक्सेना जी। इसके बाद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित, मूलतः प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है? उच्चारण अवयव जो हमारे मुख में है, चाहे वो जीवा के माध्यम से है, होठों के माध्यम से है, यानी जो हमारा गला है, जीभ है, होठ है, उनके माध्यम से जो हम उच्चारित करते हैं, और वो ध्वनियाँ कैसी होती है? यादृच्छिक, हमारी इच्छा के अनुरूप हम उन ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं।
और उसके द्वारा जो भाषा उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे हम भाषा कहेंगे। ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या बात सामने आती है कि हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं या विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए हम जिन ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं वो क्या है? भाषा है। ये ध्वनि प्रतीक समय, स्थान और ज़रूरत के हिसाब से बदल जाते हैं। जहाँ हमें अंग्रेज़ी में बात को अभिव्यक्त करना है वहाँ पर ध्वनि प्रतीक अलग होंगे, संस्कृत में अलग होंगे, पंजाबी में अलग होंगे, हिंदी में अलग होंगे, यानी वो उसके अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब जानते हैं कि मानक भाषा क्या है। देखिए, भाषा तो सभी भाषाएं हैं जो हम बोलते हैं, लेकिन मानक भाषा कौन सी है उसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये मैंने भाषा के साथ ही शामिल किया, जो थोड़ा सा अंतर इसमें वो आप आसानी से समझ पाएँ। यही कारण है कि इसी वीडियो में मैं इस टॉपिक को भी ले रही हूँ। देखिए, मानक भाषा कौन सी है? वह आदर्श भाषा जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित लोगों द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यवहारिक और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मानक भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा तो वो भी है जो हम घर में बोलते हैं। मान लो हिंदी बोलते हैं, लेकिन उस हिंदी में जो हमारे शब्द हैं वो उतने शुद्ध नहीं होते। हम उन शब्दों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अन्य बोलियों के शब्दों को शामिल करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देते हैं। लेकिन जब हम किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी संस्था में या किसी कार्यालय में जाकर जब बात करते हैं, तो वहाँ पर हम जो घर में शब्दों का इस्तेमाल, सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? जो साहित्यिक भाषा के शब्द हैं या जो प्रशासनिक कार्यालय में बोले जाने वाली भाषा के शब्द हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। यानी वो भाषा मानक मान ली जाती है, मान्यता प्राप्त भाषा हो जाती है। जैसे हरियाणवी या हिंदी की बात करें, हिंदी किसी समय में आम बोलचाल की भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें विकास होता चला गया, वो एक मान्यता प्राप्त भाषा हो गई। उसमें साहित्य की रचना की जाने लगी, उसमें फिल्में बनने लगी, उसको प्रशासनिक कार्यालयों में प्रयोग किया जाने लगा, सामाजिक क्षेत्र के कार्यों में उसका प्रयोग किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि हिंदी हमारी मानक भाषा बन गई। यानी मान्यता प्राप्त जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा है? मानक भाषा है। यह व्याकरण पर आधारित होती है, यानी व्याकरण के नियमों की दृष्टि से ये शुद्ध भाषा होती है। यह देश की संपर्क भाषा भी हो सकती है, यानी देश में एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें संपर्क बनाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान्यता प्राप्त है। इसमें जो शब्द हैं वो मान्यता प्राप्त हैं। यदि हम कहीं एक क्षेत्र में, मान लीजिए साहित्य के क्षेत्र में, हम अगर ये कहते हैं कि उपन्यास, यानी उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास क्या है? जाना पहचाना शब्द है। इस शब्द को अगर हम उत्तर भारत में बोलेंगे तो भी सब समझ जाएंगे कि ये किसी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी राइटर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके साथ साथ अगर हम इसे दक्षिणी भारत में बोलेंगे तो भी वो समझ जाएंगे कि ये किसी उपन्यास की बात की जा रही है। उपन्यास कौन सा है? जो एक पुस्तक है। यानी जो उपन्यास शब्द है ये मान्यता प्राप्त शब्द है, और जब हम इसको उच्चारित करेंगे तो दूसरा आसानी से इस बात को समझ जाएगा कि क्या इसका अर्थ क्या है। इसी तरह कुछ और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे हम रेलगाड़ी की बात करते हैं या हम अन्य अखबार की बात करते हैं, यानी वो शब्द क्या है? वो मान्यता प्राप्त शब्द हैं, और हम उन शब्दों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जब संपर्क बनाएंगे तो हम उनका इस्तेमाल निश्चिंत होकर कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला उन्हें आसानी से समझ सकेगा। तो ऐसी भाषा जो मान्यता प्राप्त भाषा है, जिसके शब्दों का निर्धारण किया जाता है, जिसको एक विशेष समिति के द्वारा जिन शब्दों को निर्धारित कर लिया जाता है और उन्हीं शब्दों का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मानक भाषा कहेंगे। आइए अब जानते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या होती है। विशेष तौर पर जो मानक भाषा है उसकी विशेषताएं क्या होती है? वैसे तो ये विशेषताएं सभी भाषाओं पर लागू होती हैं। यहाँ पर क्या है कि भाषा एक पद्धति है। पद्धति यानी एक तरीका है। कैसे तरीका है? क्योंकि हम भाषा का प्रयोग कब करते हैं? जब वो सुव्यवस्थित संरचना हो तब हम उसका प्रयोग करते हैं। व्याकरण सम्मत हो, व्याकरण पर आधारित हो, तब वो एक भाषा या मानक भाषा कहलाती है। और इसमें क्या ध्यान में रखा जाता है कि कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन
चाहे वो हिंदी भाषा है चाहे वो अंग्रेज़ी भाषा है, वो किस पर निर्भर करती है कि उसमें कर्ता का प्रयोग कैसे करना है, कर्म का प्रयोग कैसे करना है, क्रिया का प्रयोग कैसे करना है। यानी व्याकरणिक दृष्टि से जब वो व्यवस्थित रूप में होती है तो वो एक विशेष भाषा बन जाती है। यानी भाषा एक पद्धति है, एक तरीका है। इसमें ध्यान देना होता है कि पद रचना कैसी हो, वाक्य की रचना कैसे की जाए, और उसमें हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना होता है। तभी वो भाषा शुद्ध भाषा या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो मानी जाती है। तो इससे हम मान सकते हैं कि भाषा एक पद्धति है, यानी एक तरीका है जिसको व्याकरण की कसौटी पर कसा जाता है और फिर उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है उच्चारण अवयवों से उच्चरित, कि जो भाषा है ये इसके शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण का मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। जब अगर हम ओष्ठ्य ध्वनियाँ बोलनी है तो हम ओठों का प्रयोग करते हैं, हमें कंठ्य ध्वनियाँ बोलनी है तो हम कंठों का प्रयोग करते हैं। यानी ध्वनि कहाँ से निकालनी है वो प्रयत्न पर निर्भर करता है। यानी हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें प्रयास करते हैं बोलने के लिए। जैसे अन्य प्रकार की ध्वनियाँ, जैसे चुटकी बजाना, ताली बजाना, इससे क्या होता है कि भावों की अभिव्यक्ति तो हो जाती है। ये ध्वनियाँ हैं, जैसे हम चुटकी बजाते हैं, इससे भाव तो अभिव्यक्त हो जाता है कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे किसी की ओर इशारा करते हैं, चुटकी बजाते हैं, अगला समझ जाता है कि वो मुझे बुला रहा है और वो हमारे पास आ भी जाता है, लेकिन वो आकर यही पूछेगा कि हम उससे कहना क्या चाहते हैं। यानी इससे भाव तो पता चल रहे हैं, उससे वो ध्वनि मात्र हैं, लेकिन जिससे पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति होती है वो किससे होती है, भाषा से होती है। तो इसीलिए जो भाषा है वो उच्चारण अवयवों से उच्चरित है, किसी ध्वनि पर आधारित नहीं है, बल्कि हम उनको उच्चारण अवयवों का प्रयोग करके उन शब्दों का, उन वर्णों का उच्चारण करेंगे, तभी वो एक पूर्ण भाषा बन पाएगी। उसके बाद क्या है, ध्वनि प्रतीक, अर्थात जो ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं हम भाषा में, वो किसी न किसी से, किसी का वो प्रतीक होता है, यानी प्रतीकात्मकता होती है। जो हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उनमें प्रतीकात्मकता होती है। जो प्रतीक है ये भाषा की वो व्यवस्था है जिसमें किसी शब्द का विशेष या निश्चित अर्थ होता है। मान लीजिए किसी ने हमें कहा कि लोटा, लोटा शब्द कहते ही हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि लोटा कैसा है, ये लोटा है, हमारे दिमाग में एक विचार आता है लोटा। तो ये क्या है, प्रतीक है लोटा शब्द का। यानी हमने लोटा शब्द का उच्चारण किया तो प्रतीक रूप में हमारे सामने कौन सा बिंब प्रस्तुत हुआ, प्रतीक हुआ, तो वो लोटा हमारे दिमाग में आया। तो ये जो शब्द है ये इस वस्तु के लिए मान्यता प्राप्त शब्द है और निश्चित अर्थ प्रकट करता है। तो इसलिए जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, वो प्रतीकात्मक ध्वनियाँ होती है। उसके बाद क्या है, यादृच्छिकता। यादृच्छिकता से तात्पर्य क्या है कि भाषा में जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है वो पूर्ण रूप से यादृच्छिक है, अपनी अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित किए गए हैं। हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी विभाग जो निर्धारित करता है उसी को मान लिया जाता है। उसी शब्द का अगर अंग्रेज़ी में हम अनुवाद करते हैं तो शब्द अलग बन जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अलग अलग जो प्रत्येक भाषा है उसमें विशेष कोई भी जो ध्वनि विशेष है उसके अर्थ को विशेष अर्थ मान लिया गया है। इसी कारण जैसे हिंदी भाषा जो शब्द है उसका अलग अर्थ निकलेगा, अंग्रेज़ी में हम उसको, हिंदी में हम जिसे भाषा कहते हैं अंग्रेज़ी में उसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, फ़ारसी में हम उसे ज़ुबान भी कहते हैं। इसी तरह चाहे रूसी है, जर्मन है, अरबी भाषा है, ग्रीक भाषा है, यानी उसमें एक भाषा शब्द के लिए ही अलग अलग, जैसे भाषा क्या है, ये हिंदी का शब्द है भाषा, अंग्रेज़ी में हम भाषा नहीं कहेंगे, अंग्रेज़ी में अगर हम इसे कहेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, लैंग्वेज कहेंगे। यानी अंग्रेज़ी में भाषा को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज। क्यों है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से जो भाषा है वो शब्द बनाया, और अंग्रेज़ी के जो शब्द बनाने वाली या शब्द निर्माण के लिए जो भी समिति है वो उसको लैंग्वेज मानती है। तो इसी तरह ये अपनी अलग अलग इच्छाओं पर निर्भर है, इसीलिए अलग अलग भाषा से जुड़े हुए जो अलग अलग कमेटी है, अलग अलग देश हैं, उसमें प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग उसका प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसकी एक अलग पहचान है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लो ऐसा नहीं होता
अगर दूसरी भाषा में अन्य शब्द उस अर्थ का बोध कराते तो क्या होता, संपूर्ण जो संसार की भाषा है वो सारी भाषाएं एक जैसी होती। मान लीजिए हिंदी में हमने लैंग्वेज को भाषा कहा, अंग्रेज़ी में भी इसको भाषा मान लिया गया, तो ये अंग्रेज़ी में भी इसका भाषा प्रयोग क्या होता है, एक बोली जो बोल रहे हैं हम वही भाषा होती जो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसी तरह रूसी, अरबी, फ़ारसी सभी में हमने इसी को मान लेते तो सारे संसार में बोलने या जो वाणी होती वो क्या कहलाती, भाषा कहलाती। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी मानने वालों ने इसे भाषा कहा है, अंग्रेज़ी वालों ने इसको लैंग्वेज कहा है। यानी ये उनकी यादृच्छिकता पर निर्भर है, उनकी इच्छा पर निर्भर है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक कुत्ता भौंकता है, हिंदी में उसे क्या कहेंगे कि कुत्ता क्या कर रहा है, भौं भौं कर रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है, भौं भौं कर रहा है। अंग्रेज़ी में वो क्या कर रहा है, उसके लिए हम वाव शब्द का प्रयोग करते हैं, बाउ, तो बाउ बाउ कर रहा है। लेकिन अन्य भाषा में हो सकता है उसके लिए किसी और शब्द का प्रयोग किया जाता हो। तो ये जो शब्द में जो अंतर है, ये अंतर क्यों है, हमारी इच्छा के अनुसार ये अंतर है, क्योंकि हमने भाव भाव को महत्व दिया और अंग्रेज़ी की जो अंग्रेज़ी निर्माण समिति है उसने किसको दिया, बाव बाव को। यानी अंग्रेज़ी भाषा के निर्माण करने वालों को के लिए ये शब्द उन्हें अधिक उपयुक्त लगा और हिंदी में ये शब्द उनको अधिक उपयुक्त लगा। तो ये किस पर निर्भर हुआ, उनकी यादृच्छिकता पर निर्भर हुआ। उसके बाद है विचार विनिमय। विचार विनिमय का मतलब क्या है कि विचारों का आदान प्रदान। देखिए कोई भी भाषा है वो विचारों का आदान प्रदान करने का मुख्य साधन है। एक भाषा वर्ग के लोग जैसे हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं वो आपस में विचारों का आदान प्रदान हिंदी के माध्यम से करते हैं। क्यों, क्योंकि वो अच्छे से उसके अर्थ समझ पाते हैं, उसमें जो बोली गई बात है वो आसानी से समझ पाते हैं। यानी एक भाषा समुदाय का व्यक्ति दूसरे उसी समुदाय के व्यक्ति की बात को आसानी से समझ सकता है, लेकिन दूसरी भाषा का व्यक्ति नहीं समझ सकता। मान लीजिए बंगला बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए बंगला भाषा बहुत आसान है समझने के लिए, लेकिन हिंदी को समझने के लिए उन्हें प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। यानी विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है, मुख्य रूप से भाषा है। लेकिन कब, जब एक भाषा वर्ग के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए हम बाहर से कोई व्यक्ति आता है, फ्रेंच भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति आता है, उसके लिए हिंदी व्यर्थ की ध्वनियाँ हैं, बेकार की ध्वनियाँ हैं हिंदी भाषा, और हमारे लिए फ्रेंच भाषा की ध्वनियाँ व्यर्थ है। कब तक, जब हम इन दोनों की व्याकरण को नहीं जानेंगे, इनके शब्दों को नहीं पहचानेंगे, इनमें बोले जाने वाले जो शब्द हैं उनको, उनके अर्थ को नहीं पहचानेंगे, तो तब तक हमारे लिए वो व्यर्थ वाणी है, व्यर्थ शब्द है। लेकिन जब हम इन दोनों के शब्दों को पहचान लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन जाएगी। यानी भाषा की विशेषता क्या है, भाषा वही है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का विनिमय कर सकते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति दूसरे के सामने कर सकते हैं। लेकिन कब, जब वो सार्थक ध्वनियाँ हो। हिंदी वाला अगर फ्रेंच भाषा को समझेगा तो हिंदी भाषी के लिए फ्रेंच भाषी के जो वाणी है या जो शब्द है वो सार्थक है, वो उसको समझ पाएगा, विचारों का विनिमय ये दोनों कर पाएंगे। लेकिन अगर दोनों को अब आपसी भाषाएं नहीं आती तो व्यर्थ है, बेकार है। यानी भाषा की एक विशेषता क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना। अगर भाषा में ये गुण नहीं है तो वो भाषा नहीं कहलाएगी। यानी जिन ध्वनियों के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे वो भाषा नहीं कहलाएगी। तो ये भी एक भाषा की विशेषता है, विचार विनिमय। तो ये आज का हमारा विषय था जिसमें हमने भाषा को आधार बनाया। व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत हमारा ये पहला विषय है कि भाषा क्या है। उसके बाद हमने जाना कि मानक भाषा क्या है और मुख्यतः भाषा की क्या विशेषताएं हैं। हम जिसे भाषा कहते हैं उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि वो भाषा बन सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें ताकि उत्साहवर्धन हो पाए और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।